डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल फंडामेंटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे रेडियो एक्टिविटी विच इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। देखिए, रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली क्या है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस यानी जो अस्थायी नाभिक हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। अब हम ये देखेंगे जो अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं, अस्थायी नाभिक हैं, वो रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी को देते हैं। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय N/P रेशियो, दैट इज न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन के रेशियो से होती है। तो जिसमें देखिएगा N/P अगर 1 है तो ये स्टेबल यानी स्थायी कहलाते हैं, स्टेबल न्यूक्लियस। और जिसके लिए N/P का रेशियो या 1.5 है, ऐसे ज़्यादा है, तो ऐसे जो न्यूक्लियस हैं वो हो जाते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस। एंड अनस्टेबल न्यूक्लियस गिव द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि N/P स्टेबल कहाँ होगा। जैसे जहाँ पर एटॉमिक नंबर 20 तक हम लोग करते हैं, जैसे कैल्शियम 20, 40। इसमें देखिए प्रोटॉन कितना हमारा 20 है, न्यूट्रॉन कितना आएगा 40 - 20, ये भी 20 आएगा। तो इसमें N/P का जो रेशियो आएगा 20/20 1 आएगा। इसका मतलब है अप टू एटॉमिक नंबर एलिमेंट जो है 20 यानी कैल्शियम तक दिया स्टेबल। लेकिन जैसे जैसे हम अपर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की ओर जाते हैं, देन व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियस में जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स के बीच में रिपल्सन फोर्स यानी कि कृति का नंबर बढ़ने लगता है। और जब बढ़ता चला जाता है, बहुत ज़्यादा रिपल्सन फोर्स हो जाता है, एच में नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इंक्रीज, व्हाट हैपेंस, repulsion force among the protons increases. In that condition, it becomes very easy for neutron to get entry in the nucleus. ऐसे केस में क्या, जब repulsion force बढ़ता है तो नाभिक में न्यूट्रॉन का जो प्रवेश है वो सुगम हो जाता है, बिकॉज न्यूट्रॉन्स इंक्रीज अट्रैक्शन फोर्स विदाउट इंक्रीजिंग द रिपल्शन फोर्स बिटवीन दी प्रोटॉन्स। क्योंकि प्रोटॉन के बीच में कृतिकर्षण बल को बढ़ाए बगैर न्यूट्रॉन क्या करता है, नाभिक में जाके आपका अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा देता है। उस कंडीशन में क्या होता है, N/P जब न्यूट्रॉन बढ़ गया तो क्या होता है, N/P का रेशियो बढ़ जाता है। तो ये जब ये जितने भी एलिमेंट हैं जिसका एटॉमिक नंबर दैट इज मोर देन 82, वो सारे के सारे अनस्टेबल न्यूक्लियस के होते हैं और वो हमारी रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ, यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर है और 235 इसका मास नंबर है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं 92, न्यूट्रॉन कितने आएंगे मेरे 235 - 92, 235 - 92, तो ये हमारा आएगा 143। तो 143 इसमें जब हम लोग N/P का रेशियो निकालेंगे तो 143 / 92 ये आएगा 1.55, विच इज ग्रेटर देन 1.5। कंडीशन थी कि अगर न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 या 1.5 के बराबर है, से ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस बिकम्स अनस्टेबल। तो इसका मतलब है कि यूरेनियम इज ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट बिकॉज रेशियो ऑफ N/P 1.55 विच इज ग्रेटर देन 1.5। तो इसका एक तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमेना ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस। इसमें होता क्या है कि दिस न्यूक्लियस यानी अनस्टेबल न्यूक्लियस रेडिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज, अल्फा, बीटा, गामा, है नी। तो क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, एंड दोज एलिमेंट्स आर नोन एज रेडियोएक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम, एक्टिनियम एंड सो ऑन। तो ये तो रहा हमारा रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये न्यूक्लियर फिनोमेना है। कौन देगा, अनस्टेबल न्यूक्लियस देंगे। ओके, अब इसमें डिफरेंट टाइप के रेज निकलते हैं। ये 3 टाइप की रेज निकलती है, कहते हैं अल्फा, बीटा, गामा। देखेंगे अल्फा रेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा दोनों पे
माइनस चार्ज होता है, गामा पे कोई चार्ज नहीं। क्यों? मान लीजिएगा आपने कोई एक रेडिएटिव एलिमेंट यहाँ रखा और देखिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है पर, ठीक है। तो आप देखेंगे कुछ रेज ऐसी होती हैं जो नेगेटिव प्लेट की ओर मुड़ेंगी और कुछ रेज ऐसी हैं जो पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ेंगी, कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल सीधी चली जाती है। तो हम लोग देखेंगे सिंस अल्फा रेज मूव्स टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट तो अट्रैक्शन है, दैट्स व्हाई अल्फा रेज है पॉजिटिव चार्ज। बीटा रेज मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, इसका मतलब हुआ बीटा रेज है नेगेटिव चार्ज, व्हाइल गामा रेज moves neither towards negative plate nor positive, they both straight forward। तो ये क्लियर हुआ कि गामा रेज में कोई चार्ज नहीं होता है। पहला आवेश प्रवाह हुआ, अल्फा कोण पर धन आवेश, बीटा पर धन आवेश, गामा पर कोई आवेश नहीं। दूसरा वेलोसिटी देखेंगे, गामा रेज की वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर और बीटा की वेलोसिटी है वेरी लेस देन गामा और अल्फा की वेलोसिटी बीटा से भी कम होती है। फिर होता है भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता पेनिट्रेशन पावर गामा की होती है, ये बीटा की 100 टाइम होती है और बीटा की पेनिट्रेशन पावर अल्फा से ज़्यादा होती है, यानी इसकी 100 टाइम होती है। तो होता है आयनीकरण क्षमता, आयनाइजेशन पावर। आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है अल्फा की और उससे कम होती है बीटा की, सबसे कम होती है गामा की। और फोटोग्राफी प्लेट को तीनों ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो दी जाता प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट से जो अल्फा बीटा गामा हमारे निकल जाते हैं उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए एक रूल था जिसको हम लोग बोलते हैं वक्र स्थापन का नियम, इसको बोला जाता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ गिवन बाय फजान एंड रसल। ये दिया था हमारा फजान एंड रसल। फजान रसल एंड सोडी तीन ने दिया था, ठीक है। फजान रसल एंड सोडी, ओके। इन तीनों ने मिलकर एक रूल दिया था जिस रूल को बोलते हैं लोग ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसका ये होता है कि कोई भी रेडिएटिव एलिमेंट है अगर उससे अल्फा पार्टिकल निकलेगा, अल्फा पार्टिकल का हीलियम का नाम है 2He4, तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 यूनिट एंड एटॉमिक वेट डिक्रीज बाय 4 यूनिट। जब किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो उसका परमाणु क्रमांक 2 इकाई, परमाणु भार 4 इकाई कम होगा और वो आवर्तसारणी में मूल तत्व से 2 स्थान पीछे आपका खिसक जाएगा। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट। जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तब क्या रहेगा, मान लीजिएगा यूरेनियम है मेरा 92 to 38, इससे जब एक अल्फा पार्टिकल हमारा निकल गया तो उसमें हमारा बना थोरियम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 यूनिट, तो 92 से 2 गया तो 90 रहा एंड एटॉमिक वेट डिक्रीज बाय 4 यूनिट, तो ये हमारा हो जाएगा 234। तो ये अल्फा पार्टिकल है 2He4। अब आप देखिए जो यूरेनियम है वो पीरियोडिक टेबल में वो हमारा 6B ग्रुप में था, ठीक है। और इसमें इसी ग्रुप डिस्प्लेसमेंट ग्रुप का होता है वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, दे आर 18 ग्रुप एंड 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप, दे आर ओनली पीरियड्स। तो इसलिए ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, दिस लॉ वाज गिवन बाय फजान एंड सोडी। तो ये हुआ कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल निकला, एटॉमिक नंबर 2 यूनिट, एटॉमिक वेट 4 यूनिट कम हो गया और जो एलिमेंट बन रहा वो पेरेंट एलिमेंट से 2 स्थान पीछे रह जाएगा। इस 6B में था, 6 से 2 गया, यानी थोरियम आपका कितना रहेगा 4B में। ये है इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ओके। और जब किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से बीटा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाएगा और जो आवर्तसारणी यानी पीरियोडिक टेबल में जाएगा इट विल गेट 1 पोजीशन अहेड, और एक स्थान उससे आगे चला जाएगा। मान लीजिएगा बिस्मथ है आपका, बिस्मथ BI 83212, ये इसका क्या है मास नंबर 212, ठीक है। तो ये जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो ये पोलोनियम, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट यानी 84 हो जाएगा एंड मास नंबर रिमेन्स अनचेंज, तो ये आपका 212 ही बना रहेगा, ओके। और निकला क्या हमारा बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल होता है -1 बीटा 0, 10 क्लियर। अब देखिए इसकी पोजीशन हम लोग देखेंगे, ये हमारा पीरियोडिक टेबल में बिस्मथ जो है 5th A में रहता है ग्रुप में, तो ये अब आगे चला जाएगा तो पोलोनियम कितने में होता है 6A ग्रुप में है, 10 क्लियर। तो बड़ी तो हम जब आपसे समझ सकते हैं कि जब किसी भी
रेडियोएक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा निकलेगा, अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 यूनिट, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 4 यूनिट, और जब एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट एंड एटॉमिक वेट रिमेन्स अनचेंज्ड। लेकिन जब गामा निकलेगा तो देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एज वेल एज इन एटॉमिक वेट। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है, सो दैट इट्स कॉन्सेप्ट विल टोटली बी क्लियर। ओके, जैसे मान लीजिएगा आपको मैं न्यूमेरिकल देता हूँ, जैसे ए फिर चेंज हुआ बी, इससे एक अल्फा पार्टिकल निकला, बी में चेंज हुआ, फिर बी से एक बीटा निकला, सी में चेंज हुआ, सी से फिर एक बीटा निकला, ए डी में चेंज हुआ। आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से आइसोटोप्स हैं यानी समस्थानिक हैं और कौन कौन से आइसोबार यानी समवारी हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोटोप क्या होते हैं। एक ही तत्व के होते हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ सेम एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, 1s1, 1s2, 1s3। क्लोरीन में आपके 2 रहेंगे, ठीक है, 17-35 और 17-37। आइसोबार क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट यानी एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स व्हिच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोबार। जैसे देखिएगा आर्गन 1840, तो आपको पोटेशियम 1940, फिर कैल्शियम 2040। आप देख सकते हैं आर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम सभी का मास नंबर सेम है 40 बट एटॉमिक नंबर सबका डिफरेंट है। ओके, तो हम लोग को ये देखना है कि इस सीरीज में कौन कौन से आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से आइसोबार हैं। तो मेरे को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट नहीं दिया, तो हमने एज्यूम कर लिया कि इसका ए का एटॉमिक नंबर x है और मास नंबर y है। अभी मेरे को पता है मैंने आपको कि जैसे ही एक अल्फा पार्टिकल निकलता है एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम हो जाएगा, ये बचेगा x-2 और मास नंबर 4 कम होगा y-4। फिर इससे बीटा निकलेगा, बीटा में क्या होता है एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है, x-2 प्लस 1 करोगे तो ये होगा x-1, लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, एटॉमिक नंबर y-4। फिर इससे बीटा निकलेगा, इससे एक बढ़ाओगे तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा y-4। अब आपको ये देखना समझता है यानी कि आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, दैट इज देखिए a और d दोनों में x है, तो आइसोटोप्स हमारा हो गया a, d। बट आइसोबार क्या होता है, हैविंग द सेम मास नंबर, तो y-4, y-4, y-4। इसका मतलब b, c, d, ये b, c और d ये हमारे हो गए आइसोबार। एक तो ये हुआ। और नेक्स्ट आइसोटोन्स क्या होती है, जिसमें आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। मान लीजिएगा आपका ये क्वेश्चन है कि थोरियम 9232, ओके, थोरियम 9232 आपका कन्वर्ट हो गया लेड पीवी 82208। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसमें ये भी देखिए थोरियम 9232 लेड 82208 में कन्वर्ट हो गया। अब आपको इस सिंप्लीफिकेशन में ये निकालना है कि इधर से इसमें कन्वर्ट होने में कितने अल्फा पार्टिकल निकले, कितने बीटा पार्टिकल निकले। यू विल हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इमिटेड अल्फा एज वेल एज बीटा पार्टिकल। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल, ये होता है चेंज इन एटॉमिक वेट, चेंज इन एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 4। तो चेंज इन एटॉमिक वेट जैसे 232 से 208 रह गया, तो 232 208 इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आएगा 24, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 4 तो 6। यानी कि इस प्रोसेस में अल्फा पार्टिकल हमारे 6 निकलेंगे। और नंबर ऑफ इमिटेड बीटा पार्टिकल, ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू नंबर ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल माइनस चेंज इन एटॉमिक नंबर, चेंज इन एटॉमिक नंबर। तो 2 इंटू अल्फा पार्टिकल कितने निकले मेरे 6 माइनस चेंज इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना था 90, ओके, ये हमारा 90 था, बट रह कितना गया 82, तो कितना चेंज हुआ 90 माइनस 82, तो ये हुआ 6 2 या 12 माइनस यहाँ कब जाएगा मेरा 8, तो यहाँ कितना होगा 4। इसका मतलब हुआ
कि थोरियम 9232 जब लेट 80 to 208 में चेंज होगा, इन दिस प्रोसेस 4 अल्फा पार्टिकल विल इमिट एंड एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल 6 अल्फा पार्टिकल जाएगा, बीटा पार्टिकल आपका 4 जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट विल टोटली बी क्लियर रिलेटेड टू द अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिशन। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा ये है आपका HCA, आपका मान लीजिएगा ये बाई डी और बी इसमें चेंज हो रहा है। अब आपको निकालना है फाइंड आउट नंबर ऑफ इमिटेड बीटा पार्टिकल। इस प्रोसेस में एटॉम नंबर सी है, एटॉम वेट यूं रहता है, इससे ये कन्वर्ट होगा तो बीटा पार्टिकल कितने निकले। तो बीटा पार्टिकल के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा पार्टिकल, क्योंकि बीटा पार्टिकल का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड क्या होता है 2 into नंबर ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल माइनस चेंज इन एटॉमिक नंबर। ओके, तो हमको पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल। क्या बताया मैंने आपको, चेंज इन एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 4। एटॉमिक वेट कितना हुआ, ए से बी रह गया तो चेंज होगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो बीटा पार्टिकल हो जाएगा 2 into अल्फा कितना हुआ a माइनस बी डिवाइडेड बाय 4 माइनस चेंज इन एटॉमिक नंबर ये कितना हुआ c माइनस डी, ये हम लोग का हो गया c माइनस डी। तो क्या आंसर आएगा 2 2 या 4, ऐसे तो 2 आएगा तो यहाँ हमारा हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2c और प्लस का 2d। तो दिस इज द नंबर ऑफ इमिटेड बीटा पार्टिकल। ओके, so this is about disintegration of alpha, beta and gamma particle from radioactive element। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसके रेडियोएक्टिविटी के यूनिट्स हमारे क्या होते हैं। तो यूनिट्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी, यूनिट्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी, देखिए रेडियोएक्टिविटी के हमारे 3 यूनिट होते हैं। एक तो हमारा होता है बेकुलर, तो 1 बेकुलर होता है 1 dps। dps का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, विघटन प्रति सेकंड। फिर एक होता है 1 रदरफोर्ड, क्लियर, 1 रदरफोर्ड ये होता है 10⁶ dps। फिर एक होता है 1 क्यूरी, ये होता है 3.7 into 10⁻10 dps। तो dps का मतलब क्या होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो देखिए दीज आर 3 यूनिट्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी, 1 बेकुलर 1 dps, एक विघटन प्रति सेकंड, 1 रदरफोर्ड 10⁶ dps और 1 क्यूरी 3.7 into 10⁻10 dps। अब इसके बाद में विघटन श्रेणियां भी होती है, डिसइंटीग्रेशन इसमें सीरीज भी होती है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन सीरीज आल्सो, सो लेट अस सी व्हाट आर दोज। डिसइंटीग्रेशन सीरीज, डिसइंटीग्रेशन सीरीज। अब देखिए रेडियोएक्टिविटी में 4 टाइप की डिसइंटीग्रेशन सीरीज होती है। पहली होती है थोरियम सीरीज, थोरियम सीरीज। ओके, इसको हम लोग 4n सीरीज भी बोलते हैं, 4n सीरीज। थोरियम की बात हमारी होती है नेप्टूनियम, ठीक है, नेप्टूनियम सीरीज, इसको हम लोग बोलते हैं 4n+1 सीरीज, 4n+1 सीरीज। नेप्टूनियम की बात हमारी होती है यूरेनियम, यूरेनियम सीरीज, इसको हम लोग बोलते हैं 4n+2 सीरीज। इसके लास्ट में होती है एक्टिनियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज, इसको हम लोग बोलते हैं 4n+3 सीरीज। ये क्लियर। अब जैसे कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि बताइए किस सीरीज में है, मान लीजिएगा आपको दे दिया बिस्मथ 83209। ओके, आपसे मुझे बताइए कि बिस्मथ किस सीरीज में आपको आता। तो कोई भी सीरीज को निकालने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है वी विल हैव टू डिवाइड मास नंबर बाई 4। अगर कोई रिमाइंडर नहीं आता, पूरा डिवाइड हो जाता है, तो दैट इज 4n सीरीज यानी कि थोरियम होगी। अगर 1 रिमाइंडर आएगा 4n+1 सीरीज या नेप्टूनियम होगी, रिमाइंडर 2 आएगा तो यूरेनियम प्लस सीरीज होगी, रिमाइंडर 3 आता तो एक्टिनियम होगी। फॉर एग्जाम्पल
हमको ये बताना है कि बिस्मथ किस सीरीज में आता है। तो क्या इसका मेथड होता है कि जो भी मास नंबर है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 209 है, डिवाइड करिए 4 से, तो 4 5 या 29, 4 2 जा 8। इसका रिमाइंडर 1 बचा है। 1 बचा मतलब इट इज द मेंबर ऑफ नेचुरल सीरीज। एक किस सीरीज का होगा? 4n + 1 सीरीज का। इस तरीके से वी विल बी एबल टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज। कोई भी आपको एलिमेंट देगा हम वेरी इजीली निकाल सकते हैं किस सीरीज का है। सिंपली करना है कि एटोम को 4 से डिवाइड करना है। क्लियर? अब इसके बाद में आता है हम लोगों का ये रदरफोर्ड एंड सॉडी लॉ फॉर रेडिएटिव डिके। रेडिएटिव डिके क्या होता है? रदरफोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रदरफोर्ड एंड सॉडी लॉ फॉर रेडियोएक्टिव डिके। ओके, रेडियोएक्टिव डिके। जो रेडियोएक्टिव डिके होता है, क्योंकि रेडियोएक्टिविटी में क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस एमिशन होता रहता है न्यूक्लियस से, तो डिके तो रहेगा। तो ये क्या होता है, तो रदरफोर्ड और सॉडी ने रेडियोएक्टिव क्षय का एक नियम दिया था। उसमें ये दिया था कि किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ से किसी भी क्षण जो डिके होता है वो उस क्षण उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उसकी संख्या के समानुपाती होता है। तो हमने मान लिया तो उसके टी टाइम पर उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे n दिए हुए हैं। ठीक है, जो डिके हो जाएगा -dn/dt। डिके है तो माइनस रहेगा, इज प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल, कि भाई टी टाइम पर उसमें पार्टिकल कितने हैं? n है। और स्मॉल टाइम पीरियड dt में नंबर ऑफ पार्टिकल dn डिके हो गए, तो -dn/dt प्रोपोर्शनल n। तो इसको जो मैं हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट लैम्डा लगा दिया, तो लैम्डा का आता अच्छा नहीं था, डिके कांस्टेंट। ओके, तो -dn/n आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा × dt। माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, तो ds/s का क्या होता है? log x, तो इंटीग्रल dn/n ये हमारा हो जाएगा log n base e इक्वल टू माइनस लैम्डा। इंटीग्रल dt का कितना होगा? t + c। c क्या होता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। अब हमको c की वैल्यू निकालना है एट t = 0। जब t = 0 है तो नंबर ऑफ पार्टिकल, इनिशियल पार्टिकल कितने हैं? यानी n0 मानिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा log n0 base e। t की वैल्यू 0 लगाएंगे तो 0 इक्वल टू c, यानी c की वैल्यू आ गई log n0 base e। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c इन क्वेश्चन नंबर 5, तो ये हमारा रहेगा log n base e इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस c। तो c कितना होगा? प्लस log n0 base e। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आप देखिए इसके बाद इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो log n base e माइनस log n0 base e इक्वल टू कितना होगा मेरा? माइनस लैम्डा t। अब log m माइनस log n, ये क्या होता है? log m/n। ओके, अब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा log n0 base e माइनस log n base e इक्वल टू प्लस हो गया। अब log m माइनस log n ये होता है log m/n। तो ये हम लोग का हो जाएगा log n0/n base e इक्वल टू लैम्डा t। दिस इंप्लाइज, अब हम लोग देखेंगे तो n0/n ये कितना होगा हमारा? ये हो जाएगा e की पावर लैम्डा t। ओके, तो अब जब डेसिमल इसको आप चेंज करेंगे तो n/n0 यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर हो जाएगा 1/e की पावर लैम्डा t, हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा t। तो हम लोग का क्रॉस मल्टीपल में आएगा n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। दिस इज द फॉर्मूला। n0 है इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, लैम्डा डिके कांस्टेंट है, और n है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिके। ठीक है, n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। दैट्स क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम न्यूमेरिकल बताएंगे तो ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग का आता है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ आयुकाल बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ
हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, जितने समय में कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपनी मात्रा का घट के आधा रह जाता है, द टाइम इन विच एनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट रिमेन्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। एंड नॉट जैसे एन है कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, आधे रह गए, दैट मीन एन को हम कर देंगे एन नॉट बाई 2, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, एन नॉट कट जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके, तो हमारा 2 कितना होगा, उल्टा करोगे तो e की पावर लैम्डा टी, तो हमारा जो लैम्डा टी आएगा वो हो जाएगा log 2 बेस e, ये कितना हो जाएगा log 2 बेस e। हमको क्या चाहिए, हमको तो इसमें लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा हमारा हो जाएगा log 2 बेस e डिवाइडेड बाई टी, ये टी हो जाएगा। मैंने क्या लिया था, एन लिया था n नॉट बाई 2, दिस इज नोन हाफ लाइफ पीरियड यानी टी हाफ। अब लॉग इसको जब e को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, फिर log 2 बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी 0.3010 डिवाइडेड बाई टी हाफ, तो ये देखिए कांस्टेंट लैम्डा हो जाएगा 0.6932 अपॉन टी हाफ। तो इट इज इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन, इट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड decay कांस्टेंट। तो इसके बाद में होता है एवरेज लाइफ। ओके, औसत आयु बोलते हैं एवरेज लाइफ, ये होती है 1.44 इंटू टी हाफ, करेक्ट। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं तो इन सब के बारे में आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज द नोटेशन रिलेटेड टू दी लैम्डा टी हाफ एंड एन नॉट। जैसे मान लीजिएगा आपको ये दिया है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ यूरेनियम इज 1600, यूरेनियम की हाफ लाइफ पीरियड 1600 ईयर्स दी गई है। तो अब आइए हाफ लाइफ पीरियड को हम क्या लिखते हैं, ये हाफ से लिखते हैं। फिर ये दे रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू 75% डिसइंटीग्रेशन, यानी कि 75% डिसइंटीग्रेट होने में इसको कितना टाइम लगेगा। देखिए एन इसको कितना दिया, एन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, 75% अगर डिसइंटीग्रेट हो गया ओरिजिनल का तो कितना बचेगा 25%, तो एन है कि रेस्ट अमाउंट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, तो 75% डिसइंटीग्रेट हो गया, बचेगा 25% किसका, ओरिजिनल का, तो ये हो जाएगा मेरा एन नॉट बाई 4। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था एन इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर एन, तो एन की वैल्यू क्या हुई एन नॉट बाई 4 दैट इक्वल टू एन नॉट, ये रहेगा 1/2 की पावर एन, एन नॉट कट गया, 1/4 का मतलब हुआ 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ आपका रहेगा 1/2 की पावर एन, सेम बेस की पावर बराबर होती है, दिस इम्प्लाइज एन इक्वल टू 2। हमको निकालना था कितने टाइम में 75% डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टोटल टाइम चाहिए, तो टी का मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को एन इंटू टी हाफ, एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड 2 आ गई और टी हाफ लाइफ पीरियड कितनी दी गई 1600 ईयर्स, तो ये होगा 3200 ईयर्स, यानी कि 3200 साल के बाद में वो एलिमेंट 75% डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज अबाउट रेडियोएक्टिविटी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल में या थ्योरी में तो अपनी प्रॉब्लम को आप मेरे कमेंट में डालिए, हम सॉल्यूशन देंगे। एंड टुमारो आई विल टेक लास्ट यूनिट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी।